जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी उपचुनाव के लिए सामने आई बीजेपी की लिस्ट की। बात होगी योगी सरकार की रडार पर आए बहराइच के 495 मदरसों की। साथ ही बात मुसीबतों में घिरे कांग्रेस नेता की और आखिर में बात एक सपा सांसद की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर यूपी उपचुनाव से जुड़ी है, जहां यूपी की कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। बीजेपी ने एक सीट सहयोगी रालोद यानी कि आरएलडी के लिए छोड़ दी है, जबकि अपने कोटे की एक सीट पर अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने गुरुवार को कुंद्रुकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। इसके अलावा करहल से अनुजेश यादव, फुलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद और मझवा से सूची स्मिता मौर्य को टिकट दिया है। बीजेपी ने कानपुर की सिसामऊ और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की है। बीजेपी ने मीरापुर की सीट अपने सहयोगी रालोद यानी कि आरएलडी को दी है, जबकि अपने कोटे की एक सीट सीसामऊ पर अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि प्रदेश इकाई की ओर से उपचुनाव के लिए हर एक सीटों से 3 नामों का पैनल बीजेपी हाईकमान को भेजा गया था। इसके बाद केंद्र नेतृत्व ने फैसला लिया और फाइनल सूची जारी की है, लिस्ट जारी किया है। दरअसल उपचुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें करहल, फुलपुर, मझवा, कटहरी, कुंद्रुकी, मीरापुर, सीसामऊ, खैर और गाजियाबाद सीट शामिल है। अखिलेश यादव की सपा 7 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। खैर और गाजियाबाद सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है। वहीं सपा ने अभी तक अपने पीडीए के फॉर्मूले पर फोकस किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रही है। पहले कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कही गई थी, लेकिन अब सपा के सिंबल पर ही कांग्रेस उपचुनाव में लड़ेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अखिलेश यादव ने कहा था कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस तरह अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के टूटने के कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है, विराम लगा दिया है। ऐसे में अब उपचुनाव के रिजल्ट से पता लगेगा कि यूपी की 9 सीटों पर किसकी रणनीति रंग लाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसे सरकार के रडार पर है। 1 साल पहले कराए गए सत्यापन में जिले के 992 मदरसे में से 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए। अब एटीएस को उनकी जांच सौंप दी गई है। निदेशक का पत्र मिलने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। एटीएस के जल्द जांच शुरू करने की उम्मीद है। इन मदरसों की फंडिंग कहां से की जा रही थी, इसकी जांच कराई जाएगी। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जिला अधिकारी से बात की है। डीएम के आदेश पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी, एक्शन शुरू होगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच के आदेश का पत्र शासन द्वारा भेज दिया गया है। जानकारी मिलने पर मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। एटीएस द्वारा जल्द इन मदरसों की जांच किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बहराइच जिला नेपाल की सीमा पर लगा हुआ है। यहाँ के अवैध मदरसों पर सरकार की नजर बनी हुई है। 1 साल पहले कराए गए सत्यापन में जिले के 491 मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं पाए गए, गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। बहराइच जिले की तहसीलों में इन मदरसों की जांच जिम्मेदारी एसडीएम के नेतृत्व में बनी टीम द्वारा किया गया था। जिले की महसी, पयागपुर, केसरगंज, नानपारा और महीपुरवा क्षेत्र में आने वाले मदरसे भी इसमें शामिल हैं। इसी बीच टीम को कई मदरसे 30 सालों से ज्यादा पुराने मिले। ये सभी गैर मान्यता प्राप्त थे और अभी भी चल रहे थे। जब इन मदरसों की फंडिंग की जांच की गई तो मदरसा संचालकों ने इसे आवाम से मिलने वाले चंदे से चलाने की बात कही। इसके बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। वहीं फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक जे रेबा ने 21 अक्टूबर को बहराइच जिला मुख्यालय को पत्र भेजकर बताया कि एटीएस के एडीजी ने पत्र भेजते हुए सूची उपलब्ध कराई है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बहराइच जिले में ध्वस्तीकरण के नोटिस मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
सरकार ने रविवार को दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक विस्तृत जवाब नहीं दाखिल किया है। इसको लेकर बुधवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई गई। पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई क्या राज्य के अधिकारी आदेश की भावना को नहीं समझ पाए। वहीं इधर बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद कस्बे में जनजीवन पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विपक्षी नेताओं का कानूनी पचड़े में फंसने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक नेता जेल की सलाखों में जा रहा है। वहीं अब कांग्रेस नेता और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती है। कोर्ट ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में उनके ऊपर आरोप तय कर दिया है। अब उनका कोर्ट में ट्रायल चलेगा और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ विशेष MP MLA अदालत में आरोप तय किए गए हैं। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी 2024 में की गई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सरकारी वकील गुलाब सिंह ने बुधवार को बताया कि मसूद के खिलाफ मंगलवार को विशेष MP MLA अदालत के न्यायाधीश मोहित शर्मा के समक्ष आरोप तय किए गए। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2014 को मसूद के खिलाफ देवबंद के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मसूद ने देवबंद थाना क्षेत्र के लबकरी गांव में एक चुनावी सभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। आरोप के अनुसार कांग्रेस सांसद ने मोदी के साथ बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सिंह ने आगे बताया कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में विशेष MP MLA अदालत में 19 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इमरान मसूद की टिप्पणी को लेकर खासा राजनीति विवाद हो गया था। सोशल मीडिया पर उनके विवादित बयान वाला वीडियो वायरल हुआ था। मसूद साल 2023 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उसी साल फिर से कांग्रेस में आ गए। पार्टी के टिकट पर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट से जीत हासिल की। आखिरी खबर सपा के एक सांसद से जुड़ी है, जहां रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति को कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दिया है। पत्नी को खर्च नहीं देने पर मेरठ की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। मेरठ पुलिस कमिश्नर और SP रामपुर को यह आदेश देकर मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति को कुर्क कर लेने और 20 दिन के अंदर मोहिबुल्लाह नदवी से 5,30,000 रुपए की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। अगर वो उक्त धनराशि जमा नहीं करते हैं तो इतनी कीमत की उनकी संपत्ति बेचकर धनराशि जमा कराने को कहा गया है। वहीं अब इस मामले में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान सामने आया है, जहां सांसद का कहना है कि विपक्षी द्वारा कोर्ट को गुमराह कर इस तरह के कुर्की वारंट जारी कर दिए गए हैं। हमारे वकील ने आगरा परिवार न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है। अब हम प्रतिवादी को 7,44,000 रुपए जमा कर चुके हैं। हम इस मामले में कुछ अधिक नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी रुमाना परवीन ने मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ आगरा में मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जो आगरा कोर्ट में विचाराधीन है। पत्नी ने कोर्ट से भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया था। रुमाना परवीन से मोहिबुल्लाह का 11 साल का बेटा है। उनका नाम अमीनुल्लाह है। वहीं रुमाना ने बताया कि उनका निकाह 22 अक्टूबर 2012 को मोहिबुल्लाह से हुआ था। वो रामपुर के स्वर स्थित गांव राजन नगर के रहने वाले हैं। शादी के बाद उन्हें पता चला कि मोहिबुल्लाह पहले भी 3 निकाह कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी, जिससे उनकी 2 बेटियां हैं। उसके बाद उन्होंने 2 शादियां और की थी और मुझसे चौथी शादी की थी। उसके बाद उन्होंने समरा नाज नाम की महिला से 5वीं शादी की। उन्होंने आगे बताया कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। मैं अपने बेटे के साथ आगरा में मायके में रह रही हूँ। 2 महीने पहले मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं डर की वजह से कोर्ट भी नहीं जा पा रही हूँ। वहीं कोर्ट ने SP रामपुर को यह आदेश देकर मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कहा है। मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा है कि उनको अपनी पत्नी और बेटे के भरण पोषण के लिए 10,000 रुपए मासिक राशि देनी थी, लेकिन आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके 5,30,000 नहीं दिए। इसीलिए नई दिल्ली के अंदर उनकी जो कोई भी जगम संपत्ति मिले उसे कुर्क कर ले। कुर्की के पश्चात 20 दिनों के अंदर मुआवजे की राशि नहीं दी जाती है तो कुर्की की गई संपत्ति को बेचकर पत्नी को इतने रुपए दिए जाए। आदेश प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय आगरा ने दिया है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।